ईरान के खिलाफ जमीनी रास्ते से कहाँ से अमेरिकन आ सकते हैं? एक रास्ता है इराक के रास्ते से। इराक में अमेरिका के करीबन एक ब्रिगेड यानी करीबन 3,000 ट्रुप्स हैं। कतार में अमेरिका का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। कतार में अमेरिका के पास करीबन 10,000 यूएस ट्रुप्स हैं। इसके अलावा ओमान में भी एक कंटिजेंट है, लेकिन ये कोई भी फिलहाल इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो ईरान के अंदर घुस सके। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, वेनेजुएला में उनको बहुत आसानी हो गई क्योंकि उनकी जो राजधानी है कराकस, वो प्राय प्राय समुद्री तट पर ही था। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो महज 11 मिनट में वहाँ पहुँच गए मदुरो के घर में, और उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आए। लेकिन ईरान में जमीनी रास्ते से जाना तेहरान तक असंभव है। मेजर तूर ने जैसे बताया, हवा के रास्ते से क्या अमेरिकन कमांडोज हेलीकॉप्टर लेकर तेहरान तक जाएंगे? वह भी असंभव है, क्योंकि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाहे बहुत इफेक्टिव ना हो, लेकिन कुछ हद तक वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को रोक लेंगे। चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, अमेरिकन कैजुअलिटीज हो जाएगी। तो अमेरिका फिलहाल अगर हस्तक्षेप फौजी तौर पर करता है तो हवाई एरियल बम्बार्टमेंट या क्रूज मिसाइल से हमले, उसी पर सीमित रहेगा। लेकिन देवनाथ जी, सर, ये बात भी तो सच है कि ट्रंप को जो ये दूसरा कार्यकाल मिला है उसमें वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिकी इतिहास के उन गिने चुने राष्ट्रपतियों में शामिल हो जाएं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, और इसीलिए वो हर वो काम कर रहे हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, मैंने यहां से इस राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। तो क्या वो नहीं चाह रहे होंगे कि उनका नाम गिना जाए कि अरे इस राष्ट्रपति ने ईरान में खामनेई का शासन अंत करवा दिया था? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति का एक ही ध्येय है कि पूरे के पूरे पश्चिम एशिया, हम लोग बोलते हैं पश्चिम एशिया, अमेरिकन और यूरोपियंस बोलते हैं मिडिल ईस्ट, पे उनका ही कब्जा हो जाए। अब लास्ट में ये इक्का दुक्का देश बचे हुए थे, सीरिया, बशर अल असद को सर, अमेरिका ने मेरा हरा दिया। मेरा सवाल उसी में ये था कि क्या ट्रंप रिस्क ले पाएंगे, क्योंकि वो चाह तो जरूर रहे हैं और जैसे दिलचस्पी वो दिखा रहे हैं, क्या वो बड़ा रिस्क लेंगे? देखिए, पेंटागन का आकलन ये है कि ईरान की जो 6 लाख की मिलिट्री है वो प्रोफेशनल मिलिट्री है और कुछ हद तक फाइट करेगी। ईरान की इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसकी संख्या 1,75,000 बताई जा रही है। वो अच्छी तरह से फाइट करेंगे, खासतौर से तेहरान के आसपास आईआरजी बहुत अच्छी फाइट करेगी। ऐसे में पेंटागन नहीं चाहेगा कि देखिए, एक इन्वेजन फोर्स अगर वो लैंड कराना चाहता है ईरान के अंदर जमीनी रास्ते से, तो डेफिनेटली उसमें 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स की दरकार होगी। मैं इराक का एग्जांपल दे सकता हूं कि जब इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया, तो बहुत बड़ी तादाद में करीबन 30,000 अमेरिकन ट्रूप्स ने इराक पर हमला किया था, जो कि 450 से ज्यादा टैंक्स के द्वारा समर्थित थे। ये बहुत बड़ी फौज है। इतनी बड़ी फौज को लाके ईरान की धरती पर उतारना मैसिव लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। इराक में क्या हुआ था कि जमीन से, सऊदी अरेबिया की जमीन से ये सारे टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ते दौड़ते इराक में घुस गए, लेकिन ईरान में अगर इनको घुसाना है तो पर्शियन गल्फ में ले जाकर तब इनको ईरान के जमीन पर उतारना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। ईरान के पास जमीन से जमीन पर फायर करने वाले 2000 से ज्यादा मिसाइल हैं जिनकी रेंज अच्छी है, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ये आसानी से अमेरिकन लैंडिंग शिप्स को इंटरसेप्ट करके उनको डुबा सकते हैं। तो पेंटागन भी जानता है कि मिलिट्री तौर पर एक एक्सपीडिशनरी फोर्स को, 1 लाख अमेरिकन आर्मी को टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ईरान में घुसाना प्राय प्राय असंभव है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स पॉइंट, सप्लाई चेन बहुत ही लंबी हो जाती है। जी बिल्कुल देवनाथ सर, अब मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सही जवाब आप दीजिएगा, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। सर, अभी आपने कुछ देर पहले MIRV टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, आप उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहते हैं। एक ही मिसाइल के अंदर
बेसिकली रॉकेट के अंदर ये बेसिकली एक रॉकेट जरिया होता है कि ये 10 बम जो इसकी टिप पे लगे रहते हैं और इन 10 बम्बों में फिर इसका अगर बहुत ज्यादा दूर तक अगर मार करनी है, हजारों किलोमीटर तक, तो इस पे फिर डमी फिट किए जाते हैं ताकि इसका वजन कम रहे, इसकी दूर की मार की क्षमता बनी रहे। और जब ये 10 के 10 बम इकट्ठे रिलीज किए जाते हैं दुश्मन के बिल्कुल मेन टारगेट एरिया के ऊपर, तो दुश्मन के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को ये नहीं पता चलता कि वो एक टाइम पे कौन से टारगेट को एंगेज करें। तो इनको एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इनकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड्स होती हैं, बहुत तेज होते हैं, और जब ये वार करते हैं तो काफी अच्छा खासा नुकसान होता है। इससे आप न्यूक्लियर बम को भी एक स्ट्राइक के तौर पे इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक टाइम पे आप 10 टारगेट्स एक ही समय पे ये हिट कर सकता है, और 10 में से आप कम से कम 3 या 4 डमी बॉम्ब भी रख सकते हैं कि आप दिखाएं कि वो वाले भी टारगेट हैं पर एक्चुअल टारगेट कोई और है। तो MIRV का ये फायदा होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.